हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 9 नवंबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज हैं औरबिंदो फार्मा, जिन्होंने कि कल अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और एज एक्सपेक्टेड इनके रिजल्ट पिछले साल से थोड़े खराब आए हैं। और दूसरी कंपनी न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका में अपने शेल गैस के बिजनेस से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। ये दोनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें औरो फार्मा की, तो ये भारत की हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी है। ये जेनेरिक मेडिसिन और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर इनकी कुछ की हाइलाइट्स की बात की जाए तो ये यूएस की लार्जेस्ट जेनेरिक कंपनी है। रेवेन्यू वाइज बात की जाए तो ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, नंबर वन है सन फार्मा। और अगर इनकी ग्लोबल रैंकिंग की बात की जाए फार्मा कंपनीज में, तो इनकी रैंकिंग 46 है, जो कि पिछले साल 50 थी, तो वहां से बेटर हुई है। और डाइवर्स डोसेज की बात की जाए तो इनकी 40 बिलियन से भी ज्यादा डाइवर्स डोसेज हैं, जिनको कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं। 2021 का ये डेटा है। और अगर यूरोप की बात की जाए तो ये 11 कंट्रीज जिसमें ये ऑपरेट करते हैं, वहां पे 7 कंट्रीज में ये टॉप 10 जेनरिक कंपनी है। ग्लोबल रेवेन्यू इसका जो है 3.3 बिलियन रहा था पिछले साल। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज जो इनकी हैं ग्लोबली, वो 27 हैं। और 24,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं, तो एक बड़ी कंपनी कही जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें औरो फार्मा की, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कल इन्होंने मार्केट आवर्स के बाद अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 13.7% पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। और इस क्वार्टर का प्रॉफिट इन्हें 697 करोड़ हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 807 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और जो प्रॉफिट में कमी के मेन कारण है वो ये है कि इनकी ग्रोथ मार्केट में सेल्स कम हुई है। ग्रोथ मार्केट मतलब यूएस और यूरोप के बाहर जो जो मार्केट है वहां पे इनकी सेल्स कम हुई है। और इनका एंटी रेट्रोवायरल बिजनेस, जो कि जो दवाइयां बनाते हैं एंटी रेट्रोवायरस से लड़ने के लिए, जैसे कि एचआईवी वगैरह से, तो वहां पे इनकी सेल्स कम हुई है। रेवेन्यू की बात की जाए तो वो भी 8% से गिरा है, 5,942 करोड़ रहा। और ओवरऑल कंपनी का कहना है कि जो इनकी बिजनेस परफॉर्मेंस है मोस्ट ऑफ द सेगमेंट में रोबस्ट रही है, हेल्दी रही है, और इनकी जो डिमांड है और मार्केट शेयर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई है, क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल यूज करते हैं वहां पे कॉस्ट प्रेशर है। और इसके अलावा जो इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई है। अब पीछे जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो शिपमेंट वगैरह में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो काफी बढ़ी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुई है। और अगर इनके बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो जिनका जो जेनरिक मेडिसिन का बिजनेस है वहां पे यूएस में 6.9% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, यूरोप में 9.7%। लेकिन जो इनकी दूसरी मार्केट है यानी कि ग्रोथ मार्केट्स, वहां पे इनका रेवेन्यू 13.5% नीचे गिरा है। और एंटी रेट्रोवायरल बिजनेस की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रहा। यहाँ पे 71% का इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है। पिछले साल 503 करोड़ के आसपास था, जो कि 145 करोड़ रह गया है। और ओवरऑल रेवेन्यू का सिर्फ ये 2.4% रहा इस बार। और तीसरा जो इनका सेगमेंट है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वहां पे भी 6% से इनका रेवेन्यू कम होके 781 करोड़ रहा है। कंपनी ने ₹1.5 का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और अब अगर अगर बात की जाए कि भाई ओवरऑल तो प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन ये क्या एज पर एक्सपेक्टेशन है, बिलो एक्सपेक्टेशन है, अबव एक्सपेक्टेशन है, तो जो ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स आ रही थी वो इनके प्रॉफिट में कमी की उम्मीद कर ही रही थी। अभी पीछे प्रभुदास लीलाधर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उन्होंने कहा था कि इनका प्रॉफिट 17.3% से गिर के 666 करोड़ रह सकता है। तो उससे तो ये बेटर रहा है। तो ओवरऑल जो इनके प्रॉफिट में कमी आई है ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा था। और तभी आपने देखा कि इसका शेयर प्राइस लगातार गिर भी रहा था। तो हो सकता है कि आज इसका शेयर प्राइस इतना नेगेटिवली रिएक्ट ना करे, और रादर अगर ये एक्सपेक्टेशन से बेटर है तो प्रोबेबली थोड़ा सा पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकता है। तो अब अगर बात की जाए हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है डेलावेयर बेस्ड एनसाइन ऑपरेटिंग के साथ, जिसके तहत ये अपना जो शेल गैस का बिजनेस की जो लास्ट कुछ असेट्स बची हैं नॉर्थ अमेरिका में, ईगल फोर्ड टेक्सास में था ये जो असेट्स बची हैं, उससे ये कंप्लीटली एग्जिट कर रहे हैं। और अगर इस बिजनेस की बात की जाए तो इसको 2010 से 13 के बीच में एज ए जॉइंट वेंचर एक्वायर किया गया था। और रिलायंस चाह रही थी कि जो अपना एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करे। लेकिन जैसे कि शेल गैस के प्राइस करेक्ट हुए,
तो उसको जो एक्सप्लोर करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इनके लिए वायबल नहीं रहा, प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये उससे डाइवेस्ट करके बाहर निकल आएंगे। तो अभी जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है वो डेलावेयर बेस्ड एनसाइन ऑपरेटिंग के साथ किया है, जिसके तहत ये जो भी इनके अपस्ट्रीम असेट हैं ईगल फोर्ड टेक्सास में, उसको ये बेच देंगे। और इससे पहले जो इनके जॉइंट वेंचर पार्टनर थे पायनियर नेचुरल रिसोर्स कंपनी, उनके साथ इनकी जो ईगल फोर्ड शेल मिडस्ट्रीम बिजनेस था उसको ये डाइवेस्ट कर चुके हैं। और ओवरऑल इस बिजनेस में इनका 49.3% स्टेक था। हालांकि इस पूरी डील से इनको कितने पैसे मिलेंगे वो इन्होंने रिवील नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने बोला है कि ये मार्केट रेट से बेटर है। और इस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीटली जो शेल बिजनेस इनका नॉर्थ अमेरिका था उससे कंप्लीटली एग्जिट हो जाएंगे। तो अब अगर बात की जाए रिलायंस के शेयर की कि क्या करंट प्राइस पे इसको लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 127% की अच्छी रिटर्न दी है, लेकिन पिछले 1 साल में इसने 23% की मॉडरेट रिटर्न दी है। और उसमें से भी जो मेजोरिटी रिटर्न है वो पिछले 3 महीने में आई है 20% के आसपास। लेकिन पिछले 1 महीने में फिर से इसका शेयर गिरने लगा है और 6% से ज्यादा नीचे गिरा है। और उसका रीजन ये है कि इनके जब सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आए तो वहां पे जियो के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 11 मिलियन से ज्यादा कम हुए। और इसके अलावा इनका जो जियो जो फोन है नेक्स्ट, जियो नेक्स्ट के नाम से जो गूगल के साथ ये मिलके इन्होंने बनाया है, उसमें प्राइसिंग की वजह से इनको इतना रिस्पांस नहीं मिला। ऐसा माना जा रहा था कि वो गेम चेंजर होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, लेकिन उसको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इस वजह से इनका शेयर थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। हालांकि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 2759 बताते हैं, हायर साइड पे 3004 और लोअर साइड पे 1578। जो कि कल की क्लोजिंग हुई है वो 2502 के आसपास हुई है, तो अभी बोला जा सकता है कि अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इनके पीयर्स और फंडामेंटल नंबर्स को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कंपनी है भारत की। और अगर पी रेशो और पीबी रेशो देखें तो कंपैरेटिव इनका हाई साइड पे लगता है इनके पीयर्स के मुकाबले, लेकिन जो इनके यहाँ पे पीयर्स लिस्टेड हैं वो कंपनी सिर्फ एनर्जी बिजनेस में है, जबकि ये एनर्जी इनका मेजर सेगमेंट है अभी भी, लेकिन ये रिटेल में है, उसके अलावा डिजिटल में है, जियो में है। तो इस वजह से कंपैरेटिव नंबर्स नहीं होंगे। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी थोड़ी लोअर साइड पे है। अगेन इनका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई है, वैसी कोई कंपनी नहीं होगी जो एग्जैक्टली इनकी कॉम्पिटिटर मानी जा सकती है। डेट टू इक्विटी देखी जाए तो ठीक ठाक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अगर बात की जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो डेफिनेटली ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा इसका शेयर ठीक ठाक करेक्ट हो चुका है, एवरेज प्राइस से कम पे अवेलेबल है, तो ये सही मौका है इसको खरीदने का। और अगर आगे की बात की जाए तो ये ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ये हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते ही रहते हैं। इन्होंने पीछे बहुत सारी डील्स करी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली इनका शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा और ये आपको 10 से 20% की रिटर्न 1 साल में दे सकता है। तो अब अगर हम वापस औरो फार्मा पे आए और उनके शेयर के बारे में डिस्कस करें, तो उन्होंने पिछले सभी पीरियड्स में चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो इन्वेस्टर को काफी डिसअपॉइंट किया है। इनका शेयर पीछे काफी गिरा है। एक बार के लिए इन्होंने 1063 का 1063 का हाई टच किया था और वहां से गिरते गिरते अभी 672 के रेट पे अवेलेबल है। और उसका रीजन ये है कि इनके जो पीछे कुछ प्रॉफिट्स हैं, पिछले Q1 का प्रॉफिट हो या इस बार का प्रॉफिट हो, वहां पे थोड़ी कमी देखी गई है पिछले साल के मुकाबले। तो अगर इसकी पास परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में 14% गिरा है और पिछले 3 महीने में लगभग 25% से ज्यादा गिरा है। और अभी भी रिजल्ट की एंटिसिपेशन में पिछले एक वीक में ये लगभग 3.5 से 4% तक नीचे गिरा है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो शेर खान ने एक अगस्त में रिपोर्ट पब्लिश की थी, इनका टारगेट 915 दिया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 878 देते हैं, हायर साइड पे 1106 और लोअर साइड पे 760 के आसपास। और अभी जो करंट प्राइस है यानी कि कल की जो क्लोजिंग हुई है वो 672 पे हुई है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अभी अपने लोएस्ट जो टारगेट प्राइस है उससे भी काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो इसकी प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है। और अगर इनके पीयर्स और फंडामेंटल्स को देखा जाए तो ये एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी है, 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि इसमें काफी कमी आई है क्योंकि इनका शेयर प्राइस काफी गिरा है पीछे। और अगर इनका पी और पीबी रेशो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि वही अगेन इनका शेयर इतना ज्यादा पीछे गिरा है
कि अगर आप इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है 24% की, लेकिन उसमें दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में इनको कुछ वन टाइम एक्सेप्शन हुआ था, कुछ इन्होंने अपनी असेट सेल करी थी, तो उस वजह से वो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, कंपनी का डेट कम है, और अभी भी देखा जाए तो प्रॉफिटेबल कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। 700 करोड़ के आसपास का एक क्वार्टर का ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो ग्रोथ तो डेफिनेटली इनके लिए कंसर्न है, क्योंकि इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में इनको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, इनका प्राइसिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप देखिए कि इनका लोएस्ट टारगेट प्राइस 760 का है, और वहां से भी ये लगभग 100 रुपए नीचे पे मिल रहे हैं। और इसके अलावा अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं है कि इनको लॉस इनकर कर रहे हैं। और जिस जेनरिक बिजनेस में है वहां पे कुछ चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट पीछे बढ़ी है, तो इनको अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट ने रिजल्ट के बाद बोला भी है कि कुछ ये वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करने वाले हैं और कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं, जिससे कि आने वाले क्वार्टर्स इनके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं मतलब। तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी एक ट्रिगर, एक अच्छी न्यूज कंपनी में आई तो उसको पिक करके ये काफी ज्यादा भाग सकता है, और यहाँ से लगभग 30 से 60% की रिटर्न आपको दे सकता है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में हो सकता है, हालांकि ग्रोथ कंपनी के लिए एक चिंता की बात है। इसके अलावा अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो आज भी 160 कंपनीज के आसपास अपनी अर्निंग रिलीज करेंगी, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं, बॉश, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, एस्ट्राजेनेका, भेल, एचईजी, इंद्रप्रस्था गैस, एमआरएफ और पेट्रोनेट। ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। और इसके अलावा वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।